नमस्कार, वेलकम। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में कैपिटल बजटिंग टॉपिक के अंदर बात करेंगे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड की। हम जानेंगे कि इस मेथड में जब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड की हम बात करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है, कैलकुलेशंस किस तरह से की जाती हैं, कौन सा क्राइटेरिया यूज होता है प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं इस मेथड की, और ये मेथड कहां पे सुटेबल होता है। इससे पहले हम लोग एक फिगर पे बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि दो तरह के मेथड होते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड जो है एक ट्रेडिशनल मेथड है और ये नॉन डिस्काउंटेड मेथड्स की कैटेगरी में आता है, जो टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं करता है, मनी की टाइम वैल्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे वो प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है। तो जब प्रोजेक्ट्स को हमने सेलेक्ट करना है तो प्रॉफिट हमारा मेन एक फोकस होता है, और जो प्रोजेक्ट ज्यादा प्रॉफिट कमा के देते हैं उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ये एक रेशियो है जो दो आइटम्स के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करता है, एवरेज प्रॉफिट या एवरेज रेट के बीच में, एवरेज रिटर्न के बीच में। पहली चीज जो होगी वो एवरेज प्रॉफिट या एवरेज रिटर्न होगा, और दूसरा जो होगा वो इन्वेस्टमेंट होगी। जो पैसा आपने उस प्रोजेक्ट में लगाया है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो कैश आउटफ्लो हुआ है, और उसके बदले में वार्षिक आधार पर जो आपने प्रॉफिट कमाए हैं उनके बीच में रिलेशन बना के हम एक रिटर्न जानते हैं जो परसेंटेज में होती है। और जो प्रोजेक्ट हमें ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा देगा, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो यहां प्रॉफिटेबिलिटी क्राइटेरिया है, जो प्रोजेक्ट हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएंगे उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। और यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपने नोट करना है कि यही एक मेथड है जो अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड होता है। कैपिटल बजटिंग की बाकी सभी टेक्निक या मेथड कैश फ्लो के ऊपर बेस्ड होते हैं। अब कैश फ्लो और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं, मैं एक बार फिर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, जबकि कैश फ्लो होते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो यहां पे जो हम प्रॉफिट यूज करते हैं वो हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस के द्वारा जो प्रॉफिट दिखाया जाता है उसको यूज कर लेते हैं हम लोग रिटर्न को जानने के लिए। तो क्या क्राइटेरिया है यहां पे किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए? हायर द रिटर्न मोर प्रॉफिटेबल द प्रोजेक्ट। जितनी ज्यादा रिटर्न कोई प्रोजेक्ट हमें प्रोवाइड करेगा उतना ही बढ़िया वो हमारे लिए होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट और इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, ये दो कैटेगरी के प्रोजेक्ट हमारे सामने होते हैं। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट की बात मैं करता हूं तो ये वो प्रोजेक्ट होते हैं जो आपस में कंपीट नहीं करते, आपस में कंपीट करते हैं। अगर एक को सिलेक्ट करते हैं तो दूसरे को रिजेक्ट करना पड़ेगा। 4 प्रोजेक्ट हैं, एक को सिलेक्ट कर लिया, 3 अपने आप आपको रिजेक्ट करने पड़ेंगे। और यहां पर जिस प्रोजेक्ट में हाईएस्ट हमें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, अदर प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। यहां पे एग्जांपल है, 2 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए में 12% रिटर्न है, प्रोजेक्ट बी में 14% आपको रिटर्न मिल रही है, तो 14% ज्यादा है। इस प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे, और इसको सिलेक्ट करते समय हम मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को भी ध्यान में रखेंगे जो 10% है, तो हम तो उससे ज्यादा ही कमा रहे हैं। अब इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट वो हैं जो आपस में कंपीट नहीं करते, तो इसमें आप दोनों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करते समय क्राइटेरिया होगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को आपने देखना है। जो पहला प्रोजेक्ट है वो 12% से कम कमा रहा है, उसको रिजेक्ट कर दो। दूसरा जो है 12% से ज्यादा कमा रहा है, उसको सिलेक्ट कर लो। अगर दोनों ही 12% से ज्यादा कमा रहे हैं, दोनों को सिलेक्ट कर लो, क्योंकि ये आपस में कंपीट नहीं करते। अब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को हम कैसे निकालते हैं? तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ये रेशियो है दो आइटम्स के बीच में, एवरेज रिटर्न और एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि सदा ये परसेंटेज में होता है। एवरेज रिटर्न कैसे निकालेंगे? एवरेज रिटर्न मीन एवरेज प्रॉफिट।
टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड नंबर ऑफ ईयर्स। मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट की लाइफ 3 ईयर है और 3 साल का, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, तीनों सालों का प्रॉफिट जोड़ के 30,000। 30,000 को नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 3 साल। 30,000 रुपए को 3 से डिवाइड करो, 10,000 रुपए आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या है? ये मेथड बोलता है अगर आप एवरेज प्रॉफिट ले रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट भी आपने एवरेज लेनी है, जो बहुत सही लॉजिक है इस मेथड को यूज करने का। तो यहां पे जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, जो शुरू में हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मीन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में जो पैसा आपने लगाया हुआ है। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट करते हैं, एक मशीन को आप खरीदते हैं, तो उसमें 1 लाख रुपए आपका लग रहा है शुरू में। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? जो बची हुई वैल्यू है उसकी। हमने जो प्रोजेक्ट खरीदा 1 लाख का, उसकी लाइफ 5 साल है। 5 साल के बाद वो काम नहीं करता, वो एसेट काम नहीं करती, पर उसको आप कबाड़ में तो बेचोगे, उसका कुछ ना कुछ पैसा तो आपको मिलेगा, तो वो स्क्रैप वैल्यू है। तो ये बोलता है इन्वेस्टमेंट आपने 1 लाख की, स्क्रैप वैल्यू थी 10,000। किसकी थी? जो इन्वेस्टमेंट आपने की। तो जो इन्वेस्टमेंट आपने शुरू में की उसको ओपनिंग इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, और उसी इन्वेस्टमेंट की जो लास्ट में वैल्यू बच गई, जिसको स्क्रैप वैल्यू हम बोल रहे हैं, वो क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट हुई। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 एवरेज निकल गया। बहुत बार हमने ये पढ़ लिया है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो वही यहां पे लॉजिक है। जो स्क्रैप वैल्यू है बेसिकली वो क्लोजिंग वैल्यू है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो है वो ओपनिंग वैल्यू है किसी इन्वेस्टमेंट की। तो यहां पे ध्यान यही रखना है हमने कि जो एवरेज रिटर्न हम लोग ले रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट हम लोग ले रहे हैं, तो प्रॉफिट कौन से कंसीडर करने हैं हमने? आफ्टर टैक्स वाले और डेप्रिसिएशन वाले। इसको निकालने का दूसरा तरीका भी है, जो पहले हमने फॉर्मूला ऊपर देखा, एवरेज रिटर्न ओवर एवरेज इन्वेस्टमेंट। केवल आप यहां पे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं तो उसको भी लिया जा सकता है, पर ये जो मेथड है ये ज्यादा लॉजिकल है, क्योंकि जब आप एवरेज रिटर्न ले रहे हैं तो बेटर होता है कि आप उसका कंपैरिजन एवरेज इन्वेस्टमेंट से करें, तो आपके रिजल्ट बढ़िया माने जाते हैं। ये एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। अब मैं जो एग्जांपल दूंगा उनको आप मैं तो जल्दी में बताऊंगा आपको, आप आराम से वीडियो रोक के खुद दिमाग लगाएं, समझें कि ये क्या है, उसके बाद सुने या सुनने के बाद वीडियो रोकें फिर समझें। तो 50,000 का एवरेज रिटर्न मैं मान के चल रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया हो 50,000, 5 लाख का एवरेज इन्वेस्टमेंट है, उससे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो 10% का अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आ गया। बहुत ही आसान है, बहुत ईजी हो गया। इस मेथड को थोड़ा सा टफ करते हैं। चलिए, यहां पे आपका प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 1,80,000, कैश आउटले लिखा है 1,80,000। यह है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यह है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, यह है ओपनिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 5 ईयर, जब ये इसकी लाइफ है 5 साल, 5 साल के बाद ये मर जाएगी, ये रिटायर हो जाएगी, इसको बिजनेस से निकालना पड़ेगा आपको। तो जब निकालोगे तो बेच दोगे, कबाड़ को बेचोगे, कबाड़ी को बेचोगे, जब बेचोगे तो आपको कितना रुपया मिलेगा? 20,000 रुपया। तो ये कौन सी वैल्यू है इसकी? क्लोजिंग किसकी? इन्वेस्टमेंट की। तो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट हो गई 1,80,000, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी 20,000। तो आप जोड़ दीजिए 1,80,000 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 2, 1 लाख। एवरेज इन्वेस्टमेंट 1 लाख हो गई। अब हमने एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है? तो यहां पे आप देखिए, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 4,000, सेकंड ईयर का 8,000, थर्ड ईयर का 12,000, फोर्थ ईयर का 16,000, फिफ्थ ईयर का 20,000। जब सारे प्रॉफिट को आप जोड़ देंगे तो 60,000, 60,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया टोटल प्रॉफिट, और ये आफ्टर टैक्स है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लियर कट। डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, 5 सालों का प्रॉफिट जोड़ा, 5 से डिवाइड करो, 4 साल का जोड़ा, 4 से डिवाइड करो, 3 साल का जोड़ा, 3 से डिवाइड करो, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 12,000। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आप वीडियो रोक के इसको सॉल्व करेंगे, कितने % रेट ऑफ रिटर्न होगी? बहुत आसान है, बहुत आसान है, आपने कर लिया होगा डेफिनेटली। 12%, यहां मैंने सॉल्व कर दिया है, 12% रेट ऑफ रिटर्न आ गई आपकी। अब यहां पे 2 प्रोजेक्ट मैंने दिए हैं, यहां प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो 2 लाख है, पर स्क्रैप वैल्यू दी नहीं है। तो क्वेश्चन आता है कि एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी? तो ओपनिंग, हम ये मान लेंगे कि ओपनिंग जब हमने पैसा लगाया तो 2 लाख रुपया उस प्रोजेक्ट में लगाया, पर जब वो प्रोजेक्ट की लाइफ थी 5 साल, और जब वो खत्म हुआ तो उस प्रोजेक्ट की, उस एसेट की कॉस्ट 0 थी, उससे कुछ भी वापस हमें नहीं मिला। तो बहुत से टेक्नोलॉजी वाले ऐसे एसेट्स होती हैं जो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, नहीं बिकेगा लास्ट में, तो उसको 0 हो गया। मतलब ओपनिंग वैल्यू तो है पर उसकी स्क्रैप वैल्यू कोई नहीं है, पर हमने तो क्वेश्चन में जोड़नी है 2 लाख प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। हमारा फॉर्मूला बोलता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, क्लोजिंग की वैल्यू नहीं है तो 0 है। आपका देखिए
हम यहाँ पे फॉर्मूला लेके चले हैं, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर 2, कहीं से पकड़ लीजिए 1 लाख का आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गया। अब आपको पहले प्रोजेक्ट से टोटल प्रॉफिट आ रहा है 5 साल का 1,40,000, दूसरे से आ रहा है 1,50,000, एवरेज प्रॉफिट 28,000 हो गया, 30,000 हो गया। एक का 28% है, दूसरे का 30% है। अब बताइए दोनों में से किसको सिलेक्ट करना है? क्वेश्चन ये है किसको सिलेक्ट करना है, आप बोलिएगा। डेफिनेटली आंसर बी होगा। नो, क्या मेरिट्स है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड की? सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड, सिंपली आप इसको समझ गए, अभी तक समझ गए, ये मान के मैं चल रहा हूं। इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड। और यहां पे जब पेबैक मेथड की हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, तो वो बोलता है कि जिस दिन मेरा पैसा पूरा हो गया उससे आगे मैंने नहीं देखना, उससे आगे वाली प्रॉफिट को वो इग्नोर कर देता है। उसकी लिमिटेशन में हमने पढ़ा था, टेबल बनाया था पूरा एक। यहां पे ये सारे प्रॉफिट को देख रहा है, हमने क्वेश्चंस कर लिए। यहां पे हमें अलग से कैश फ्लो आपको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि बोलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। ये बोलता है वो प्रॉफिट उठाओ जो प्रॉफिट एंड लॉस से आपको मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से इंफॉर्मेशन मिल रही है, इजीली आप उसको कर सकते हैं। और क्विक डिसीजन लेने हैं आपको, जल्दी जल्दी डिसीजन लेने हैं, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट है, आपका ये मेथड वहां पे काम कर सकता है। अब डिमेरिट्स क्या है? सबसे पहली डिमेरिट वही है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यहां पे ये इग्नोर कर देता है। 2 प्रोजेक्ट हैं, आपने निकालना है, पहले का 30% आएगा, दूसरे का भी 30% आ गया। बोलता है दोनों प्रोजेक्ट में किसी को भी सिलेक्ट कर लो। पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बोलता है? जो पैसा पहले आएगा उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, जो पैसा बाद में आएगा उसकी इंपॉर्टेंस कम होगी। आज के पैसे की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, जो पैसा फ्यूचर में मिलेगा, 2 साल के बाद मिलेगा, 3 साल के बाद मिलेगा, उस पैसे की वैल्यू कम है। तो इसके हिसाब से तो क्या लगता है आपको, कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है? सामने से दिखती सी बात है, पहला प्रोजेक्ट जिसमें 50,000 पहले साल आ रहा है, दूसरा जिसमें 50,000 लास्ट साल में आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये इसको ध्यान में नहीं रखता। अब साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा आप लगा रहे हो बिजनेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिस्क को इफेक्ट करता है। थोड़ा पैसा लगाओगे रिस्क थोड़ा, ज्यादा पैसा लगाओगे रिस्क ज्यादा। तो 2 प्रोजेक्ट हैं, ए में पैसा लगाया 30% मिल रहा है, बी से पैसा मिला है 30% लग रहा है। दोनों प्रोजेक्ट में किसी में पैसा लगा लो 30% मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बोल रहा है। पर ध्यान से देखो, पहले में आपकी इन्वेस्टमेंट कम है और दूसरे में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, कौन सा बेटर है? सोचिए। अगर आपकी कंपनी ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती है तो डेफिनेटली वो पहले को प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेगी, उसको चूज करेगी। इग्नोर लेंथ ऑफ प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट की लेंथ है। अब यहां एग्जांपल है, दोनों में इन्वेस्टमेंट सेम है, ए और बी में किसको सिलेक्ट करोगे? पहले में भी 30% की रिटर्न आ रही है, दूसरे में 30% की आ रही है। सामने दिखती सी बात है, पहला जो है 3 साल में कमाई करके दे रहा है, दूसरा प्रोजेक्ट 5 साल में कमाई करके दे रहा है। देखो जल्दी पैसा बराबर मिल रहा है, जल्दी किस में मिल रहा है? ए में। तो ये बेटर है, उस पैसे को आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इस बात को ध्यान में नहीं रखता। नॉट बेस्ड ऑन कैश फ्लो, इस मेथड की सबसे पहली और बड़ी लिमिटेशन यही है कि ये कैश फ्लो के ऊपर बेस्ड नहीं है। ये डेप्रिसिएशन को भी एक खर्चा मान लेता है, जबकि बाकी सब मेथड, आप मॉडर्न मेथड भी देखेंगे, सारे ही आपके कैश फ्लो के ऊपर बेस्ड होते हैं, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड। तो जब आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते, आप रिस्क को कंसीडर नहीं करते, तो आप ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को सपोर्ट नहीं कर सकते। ये भी इसकी लिमिटेशन है। अकाउंटिंग एक वेग टर्म है जिसके ऊपर ये बेस्ड है। देखो ये जिस नीम के ऊपर ये बेस्ड है अकाउंटिंग प्रॉफिट, वो अपने आप में वेग है। क्योंकि अगर मेरे को किसी फर्म का प्रॉफिट बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन कम चार्ज कर लूंगा। कम करना है, डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर लूंगा। तो अकाउंटिंग पॉलिसी से मैं प्रॉफिट को चेंज कर सकता हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लिमिटेशन है इसकी। और जब हम मेरिट्स डिमेरिट्स पढ़ लेते हैं तो कहां सुटेबल होगा ये? देखिए, अगर किसी प्रोजेक्ट जो आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, आपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करना है, परफॉर्मेंस बोल रहा हूं, यहां पे सुन लेना वर्ड जरा, परफॉर्मेंस बोल रहा हूं, उसको आपने एवेल्युएट करना है, कंट्रोल करना है, तो ठीक है, कोई प्रोजेक्ट चला हुआ है तो वहां तो आप इसको यूज कर लीजिए। पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए अगर आप इस मेथड को यूज करेंगे तो ये ठीक नहीं माना जाएगा। सो हमने आज कंप्लीट किया अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अब हम यहाँ पे देखिए ट्रेडिशनल मेथड कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रीन सिग्नल हमें मिल चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि ज़्यादा फोकस इसी मेथड के ऊपर रहता है। जब हम मॉडर्न मेथड की बात करते हैं, नए समय के लोग हैं हम लोग, मेथड भी नए समय के आएंगे आपके, तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपका होने वाला है। सो आप मेहनत करिए, ध्यान से चीज़ों को सुनिए। मैं बार बार बोलता हूँ, अकाउंट्स, फाइनेंसेस जैसे सब्जेक्ट
पढ़ने के लिए नहीं मिलते। आप बहुत लकी हैं, आपने सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा है जो आपको अपनी लाइफ में हेल्प करेगा, आने वाले समय में आपके कैरियर्स बनाने में आपको बहुत मदद करेगा। सो थैंक यू वेरी मच।